मम्मी मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है, अब मैं कल क्या पहनूंगी राशि की जन्मदिन पार्टी में। नहीं, या तो मुझे आप अभी पैसे देंगी या फिर मेरे साथ चलेंगी बाजार से नए कपड़े लाने के लिए। बस 2-4 कपड़े पहन कर तो मैं तंग ही आ चुकी हूँ। मुझे भी शर्म आती है, मेरी सारी सहेलियां नए नए कपड़े पहनती हैं। अरे तू तो अपनी बहन निकिता के कपड़े पहन लेना, वैसे भी तुझसे कितनी ही छोटी है, हाइट भी तुम दोनों की लगभग एक जैसी ही है। नहीं मम्मी, मैं निकिता के कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे कॉलेज आने जाने के लिए भी नए कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी ये मेरा फाइनल ईयर है और मैं फाइनल ईयर में अच्छे तौर तरीके से रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, चल आज शाम को हम लोग चलते हैं बाजार, अब तुम फाइनल ईयर में हो, पढ़ाई पर डबल ध्यान दो। ठीक है मम्मी, कहते हुए रिद्धिमा अपनी माँ कविता के गले लग गई। अरे अरे मेरी जान लेगी क्या, शाम को हमको बाजार जाना है तो खाना भी से बनाकर रख दूंगी, तभी तो इत्मीनान से शॉपिंग कर पाऊंगी। चल आजा सब्जी कटवा ले, नहीं तो मैं सब्जी काटूंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, वैसे भी आज ही नया कलर लगाई हूँ, खराब हो गया तो। रिद्धिमा तुम बहुत नखरे करने लग गई हो, देखती हूँ ससुराल में ये नखरे किसको दिखा पाओगी। कविता जी अपनी दोनों बेटियों के साथ 9:30 बजे शॉपिंग करके घर लौट रही थी। अरे बाबा इतना लेट हो गया, वैसे तो मैंने उनको कह दिया था कि वे खाना पीना खा लें। अरे मम्मी आप भी नाहक परेशान होती हैं, आप तो पापा को जानती है ना कितने टाइम के पक्के हैं, पक्का टीवी देख रहे होंगे या फिर गहरी नींद में होंगे। रिद्धिमा ने अपनी माँ को आश्वस्त किया। तीनों माँ बेटी ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात हो जाने से ऑटो वाले ज्यादा भाड़ा मांग रहे थे, इसलिए कविता जी अभी तक निकिता और रिद्धिमा के साथ खड़ी थी। तभी एक ऑटो वहाँ से चलती हुई आई जिसमें एक सवारी बैठा हुआ था। अरे करण बेटा, घर जाने की तैयारी हो रही है। अरे आंटी आप कहाँ से आ रही हैं? अरे क्या बताऊँ, ये रिद्धिमा है ना, इसको बड़ी शॉपिंग की पड़ी थी, इसी की जिद के चलते शॉपिंग करने यहाँ चली आई, लेकिन क्या बताऊँ ये ऑटो वाले तो मनमानी पर उतर आए हैं। 3 औरतों को अकेली देखी नहीं कि खाने लग गए। चलो अब तुम मिल गए तो थोड़ा निश्चिंत हूँ। करण ऑटो की पिछली सीट से उठकर ऑटो के आगे वाली सीट पर बैठ गया, ड्राइवर के साथ चिपक कर। कविता जी, रिद्धिमा और निकिता पिछली सीट पर आराम से बैठ गईं। कविता जी करण को बचपन से जानती थी। करण कविता जी के घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहता था। करण अपने अच्छे व्यवहार और स्वभाव से पूरे इलाके में जाना जाता था, सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। पढ़ाई में कमजोर रहने के कारण उसने 12वीं के बाद ही अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस क्या समझ लो, छोटा सा शॉपिंग मार्ट। मेहनती होने के कारण उसका ये शॉपिंग मार्ट चल निकला था। इसी कमाई के बलबूते उसने अपना 2 मंजिला घर बनवा लिया था। रिद्धिमा को छोड़कर उसके पूरे घर वाले करण को बहुत मानते थे। कभी भी किसी चीज की कमी होती तो वो लोग करण को ही याद करते और करण भी चला आता भागा भागा। करण मन ही मन रिद्धिमा को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी ये बात जाहिर नहीं की, क्योंकि रिद्धिमा के सपने बड़े ऊंचे थे। वो कहाँ मामूली से करण को भाव देती। देखते ही देखते समय सरकता गया। रिद्धिमा ने फाइनल एग्जाम दे दिए, अब घर में खाली बैठी रहती। रिद्धिमा की बेस्ट फ्रेंड काव्या की शादी होने वाली थी। काव्या चाहती थी कि रिद्धिमा शादी के 1 हफ्ते पहले ही उसके घर में आ जाए। काव्या तू तो जानती है ना मेरी मम्मी को, इतने दिनों के लिए तो वो। काव्या रिद्धिमा की बातों को बीच में काटते हुए बोली, तो तू सिर्फ नाम की ही सहेली है, क्या फायदा ऐसी सहेली का जो मेरी किसी खुशियों में शामिल ही ना हो सके। लेकिन माँ से इजाजत मिलना मुश्किल है, फिर मुझे लाएगा कौन। देख रिद्धिमा, शादी के बाद मैं दुबई चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आना हो, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो मेरे कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। उसका लगाव देखकर मुझे आने का वादा करना पड़ा। अब मेरे सामने 2 मसले थे, एक तो वो घर वालों की इजाजत और दूसरे किसके साथ जाऊंगी। घर आकर मैंने माँ को बताया, माँ काव्या की शादी है, उसकी शादी मुझे हर हाल में अटेंड करनी है। वो फिर दुबई चली जाएगी। कहाँ पर है शादी? माँ काव्या तो हीरा नगर में रहती है। बेटा इतनी दूर कैसे जाओगी? कहीं पास होती तो मैं साथ चलती। कोई जरूरत नहीं है जाने की, पापा से कहें वो साथ चलें। नहीं, वो भी नहीं जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी वक्त पापा और करण भी आ गए। करण अक्सर हमारे घर आता रहता था। पूरी बात सुनकर पापा भी यही बोले, बेटा भेजने में कोई हर्ज नहीं है, पर जाओगी कैसे? अचानक करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से बोला, छोटी सी ही बात है, मैं छोड़ आऊंगा। पापा राजी हो गए, पर माँ को एतराज था, लेकिन उनके एतराज ने मेरी जिद के आगे दम तोड़ दिया। दूसरे दिन शाम को करण किसी की कार लेकर आ गया। मैं खूब तैयार हुई। काव्या के घर जैसे रंग व नूर की बारिश हो रही थी। उसके घर के आगे बड़ा सा शामियाना लगा था, जहाँ उबटन का फंक्शन होना था। करण मुझे घर के बाहर उतार कर चला गया। मैंने उसे 10 बजे आने को कहा। सारे मेहमान लड़कियाँ अच्छे कपड़ों और जेवरों से सजी धजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ अलग लग रहा था। मैं काव्या के पास पहुंची। वो लड़कियों से घिरी बैठी थी। उसने पीले रंग का हल्दी का जोड़ा पहन रखा था। उसी वक्त राशि आ गई, जो मेरी दूसरी अच्छी सहेली थी। वो मुझसे लिपट गई। उसने पूछा, रिद्धिमा किसके साथ आई हो? मैंने कहा अपने दोस्त के साथ आई थी। उसे वापस भेज दिया। अरे वापस क्यों भेज दिया? इतने लड़के हैं, वो भी शामिल हो जाता। अरे 10 बजे लेने आ जाएगा। लड़कियां ढोलक लेकर बैठ गईं। गीत और डांस होने लगा। राशि ने कहा, चला नीचे की रौनक देखकर आते हैं।
शामियाने में स्टेज सज रहा था। राशि ने एक स्मार्ट से नौजवान से मिलाते हुए कहा, ये मेरे कजिन विवेक हैं और ये मेरी प्यारी दोस्त रिद्धिमा है। विवेक खूबसूरत लड़का था। उसने खासे महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया तो मैं झिझक गई। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और गर्मजोशी से कहा, अरे राशि, तुम्हारी दोस्त इतनी खूबसूरत है, इसे कहाँ छिपा रखा था? मोहतरमा, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। मैं क्या कहती भला। फिर वो बोला, गर्मी लग रही है, आओ चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं इनकार करती रही। दोनों मुझे हाथ पकड़कर कार में ले गए। हमने साथ बैठकर आइसक्रीम खाई। वो भरपूर नजरों से मुझे देखता रहा। उसकी बेतकल्लुफी देखकर मैं हैरान थी। फिर मैंने सोचा, बड़े लोगों में ऐसा ही होता होगा। हम वहाँ से लौटकर आए तो मैंने दूर से करण को खड़े देखा, पर मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। विवेक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम वापस कैसे जाओगी? मैंने कहा, मेरा दोस्त लेने आएगा। अगर वो ना आता तो मैं उसे छोड़ आता। कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने शौकी से कहा। उस लड़के विवेक ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया था कि वो मुझ पर फिदा हो गया। मेरा दिल भी उसकी तरफ खींच रहा था। उपटन शुरू हो चुका था। हमने एक रस्म निभाई और खाने की तरफ बढ़ गए। मैंने राशि से पूछा, ये तुम्हारा कजन कुछ काम करता है या पढ़ता है? इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। शानदार बंगले में रहता है, फैमिली दुबई में है। इसके खर्च के लिए इतना भेजते हैं कि दोनों हाथों से लुटाता है। कुछ बिजनेस सेट करने का भी इरादा है। करीब 11 बजे फंक्शन से निकलकर बाहर पहुंची तो करण बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, आप जल्दी आ गए थे इसलिए इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, आपकी राह देखना तो मेरा नसीब है। रास्ते भर वो चुप रहा। मुझे डर था कि कहीं विवेक के बारे में कुछ न पूछ बैठे। उतरते वक्त मैंने शुक्रिया कहा तो उसने पूछा, आप कहाँ जाना है? मैं विवेक के जादू में डूबी हुई थी। फौरन बोली, अब रोज ही जाना होगा। अच्छा, उसके जाने के बाद मैं ख्यालों में डूब गई। एक तरफ पूरी चमक दमक के साथ विवेक खड़ा था, दूसरी तरफ करण। दिल कह रहा था कि मैं करण के साथ अन्याय कर रही हूँ, मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन करण कार लेकर आ गया। मुझे उसके साथ जाना पड़ा। जैसे ही मैं कार से उतरी विवेक आ गया। उसने करण को देखकर कहा, अच्छा ये है तुम्हारे बड़े भाई साहब। करण का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने बात बदली, राशि आ गई क्या? वो आज देर से आएगी। करण मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। मैं काव्या के पास चली गई। विवेक मेरे हवासों पर ऐसा छाया था कि मेरा दिल काव्या के पास नहीं लगा। मैं उठकर नीचे आ गई। विवेक मेरा हाथ थामकर बोला, रिद्धिमा, ये शादी 2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हम कैसे मिलेंगे? मैंने उसे छेड़ा, मिलना कोई जरूरी नहीं है। उसने बेताबी से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने 2 मुलाकातों में मुझे दीवाना बना दिया है। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। आपको मालूम नहीं मेरी फैमिली कैसी है। मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिनों की परेशानी है, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। आप जानते नहीं, मैं गरीब घर की लड़की हूँ। मैं गरीब अमीर के फर्क को नहीं मानता हूँ। मैं शुरू से अपने फैसले खुद करता हूँ। तुमसे शादी के लिए मेरे माँ बाप को भी कोई ऐतराज ना होगा। काफी देर तक हम वहाँ घूमते रहे, फिर लौटकर काव्या के घर आ गए। कुछ देर तक काव्या के पास बैठकर मैं नीचे आई। करण आ चुका था। आज वो ज्यादा ही खामोश था, खफा भी लग रहा था। मैंने कहा, करण आपको 2 दिन आना पड़ा, तकलीफ हुई, अब कल मत आना। मुझे काव्या बुलवा लेगी विवेक को भेजकर। वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कैसे बदतमीजी से उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था। अरे करण, बड़े लोगों में ये फैशन है, इसे बुरा नहीं समझा जाता। देखो रिद्धिमा, मैं तुम्हें समझाने का हक तो नहीं रखता, पर इतना जरूर कहूंगा कि इस आदमी पर भरोसा मत करना, वरना धोखा खाओगी। मुझे मालूम है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो अब, पर मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो मेरा भला बुरा सोचने वाले? रिद्धिमा पर विवेक का जादू चढ़ गया था। रिद्धिमा गुस्से में बकती चली गई। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, रिद्धिमा, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? अब तक की सारी जिंदगी तुम्हें सपनों में बसाकर बसर की है। मैं कैसे तुम्हें किसी और का बनता देख सकता हूँ, और खासकर बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? मुंह देखा है कभी आईने में? तुम्हारा विवेक से क्या मुकाबला? अब बकवास बंद करते हो या मैं नीचे उतर जाऊँ? कल मुझे लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर कह गया। पर तुम मुझसे ऐसा सलूक ना करो। मैं खामोशी से उतरकर अपने घर चली गई। कपड़े बदलकर माँ के पास आई और उनसे कहा, माँ, मैं कल से करण के साथ नहीं जाऊंगी, मेरी सहेली का भाई लेने आएगा। दूसरे दिन शाम को चमचमाती कार मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने विवेक को फोन करके घर आने को कह दिया था। मैंने माँ से कहा, माँ, मेरी सहेली का भाई मुझे लेने आ गया, मैं जा रही हूँ, लौटने में मुझे देर हो सकती है। माँ बड़बड़ाती रह गई। मैं बाहर निकल गई। जैसे ही हमारी कार बाहर निकली, मैंने करण को एक खंबे के सहारे उदास खड़े देखा। हम काव्या के घर न जाकर सीधे समंदर किनारे चले गए। वहाँ उसकी शानदार हट थी। ये मेरे लिए एकदम नई दुनिया थी। रात को 10 बजे तक हम वहीं रुके और भविष्य के सपने बुनते रहे। मैं वहाँ से सीधे घर आ गई। दूसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। मैं काव्या की शादी में भी नहीं गई
आई। मेरी बेरुखी के बावजूद करण चुपचाप हमारी खिदमत करता रहा। पता नहीं उसके पापा से क्या कहा कि वो माँ से कहने लगे करण बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, अच्छा खासा कमाता भी है। मैंने तय किया है कि रिद्धिमा की शादी करण से ही कर दी जाए, वो सुखी रहेगी और हमारी आंखों के सामने भी। माँ ने एतराज करना चाहा तो पापा बोले इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, करण रिद्धिमा को पसंद भी करता है, अपनी बेटियों के लिए किसी शहजादे का रिश्ता तो नहीं आएगा। मैंने पापा से कहा पापा मैं करण से शादी नहीं करना चाहती और वो भी नहीं चाहता। मुझ पर विवेक के इश्क का ऐसा नशा चढ़ा कि जो दिल में आया कह दिया। पापा उस वक्त खामोश हो गए। दूसरे दिन मैं करण के पास गई। मैंने उसे रूखेपन से कहा तुमने पापा से ये क्यों कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिद्धिमा, और तुम अपनी सहेली की कजन से शादी करना चाहती हो। पर याद रखना वो फ्रॉड है, तुम्हें धोखा देगा। मैं तुम्हारी नसीहत सुनने नहीं आई हूँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। बेहतर यही है कि तुम बीच में से हट जाओ। तुम शादी वाली बात के लिए पापा से इनकार कर दो। रिद्धिमा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी दूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं ये सोचकर खुश थी कि वो इनकार कर देगा। दूसरे दिन पापा ने करण को घर बुलाकर मुझसे शादी के बारे में पूछा तो उसने उदासी से कहा अंकल जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये मेरी खुश नसीबी है कि आपने मुझे अपना बेटा बनाने की सोची, पर मैंने रिद्धिमा को अपनी बहन समझा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप रिद्धिमा की शादी किसी बड़े घर में करिएगा जहाँ वो खुश रहे। ये भाई उसकी शादी का खर्च उठाने को भी तैयार है। मैं छिपकर सब कुछ सुन रही थी। जो उसने कहा वो कर दिखाया। पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। उन दिनों में नौकरी कर रही थी, पर रास्ते में विवेक मुझे पिक कर लेता था और हम घूमने फिरने निकल जाते। वो अभी तक मुझे अपने घर नहीं ले गया था। एक दिन विवेक अपनी दीदी और जीजा जी के साथ हमारे घर आ गया। मैंने माँ को बता दिया था कि शशि का कजिन रिश्ता लेकर आएगा। मुझे भी हैरानी हो रही थी कि राशि क्यों नहीं आई, पर मैं चुप रही। मगर माँ ने उनसे पूछ ही लिया। राशि को साथ आना चाहिए था, वो बीच में है, फिर क्यों नहीं आई? आंटी क्या बताएं, खानदान की बात है। राशि नहीं चाहती कि रिद्धिमा हमारे घर की बहू बने। जब विवेक ने उसे डांट दिया तो वो चिढ़ गई। उसके घर वाले हमसे नाराज हैं। माँ बोली लेकिन विवेक के माता पिता कहाँ हैं? भाई इकलौते बेटे की शादी उनको तो होना चाहिए। तब विवेक के जीजा जी ने कहा आंटी जी आप फिक्र ना करें, सासू माँ ने मुझे पूरा हक दे रखा है। ये लीजिए आप ये खत पढ़ लें, आप समझ जाएंगी। उन्होंने खत माँ को पकड़ा दिया। आप लोग ये खत छोड़ जाएं, मैं रिद्धिमा के पापा को दिखाकर पूछूंगी, फिर कुछ जवाब दूंगी। विवेक की दीदी जीजा जी ने विवेक के खानदान और उसकी दौलत का ऐसा नक्श खींचा कि माँ काफी हद तक राजी हो गयी। शाम को उन्होंने पापा को वो खत दिखाया और जोर दिया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ कह दें। पापा ने दुनिया देखी थी, इस बात ने उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं किया। पापा ने बहुत ऐतराज उठाया, पर माँ और मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। माँ ने रिश्ता मंजूर कर लिया। 2 दिन के बाद फिर विवेक के दीदी जीजा जी आ गए। माँ ने उन्हें अपना फैसला कह सुनाया तो उन्होंने मेरे हाथों में 10,000 दिए और हीरे की अंगूठी पहनाई। इस तरह से मेरी मंगनी हो गई। माँ को शादी और दहेज की फिक्र सताने लगी, लेकिन विवेक की दीदी ने आकर ये चिंता भी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया जाएगा। इस तरह मेरी शादी सादगी में संपन्न हो गई। मैं विवेक के घर आ गई। इतना बड़ा घर और शानदार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर में मैं थी और एक बूढ़ी नौकरानी थी। मैं सुहाग सेज पर बैठी विवेक का इंतजार कर रही थी कि नौकरानी ने आकर कहा मैडम जी आप सो जाएं, विवेक जब आएंगे मैं आपको जगा दूंगी। मुझे विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुहाग सेज पर मैं अकेली उसका इंतजार कर रही हूँ और वो गायब है। मैडम जी साहब आ गए। थोड़ी देर के बाद नौकरानी ने आकर बताया। मैं संभल कर बैठ गई। विवेक अंदर दाखिल हुआ। उसके बैठते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो शराब पीकर आया है। आपने शराब पी है? हाँ पी है। तो क्या हुआ? हमारी क्लास में इसे बुरा नहीं समझा जाता। आइंदा इसके बारे में कुछ नहीं कहना, न पूछताछ करना। मुझे उससे ऐसे जवाब व लहजे की उम्मीद नहीं थी, पर मैं चुप रही। 1 महीने के बाद मेरे मायके वाले आए। सब घर देखकर दंग रह गए। हम सबने मिलकर होटल में खाना खाया। फिर निकिता ने पूछा विवेक जीजू अगर आप इजाजत दें तो दीदी को हम अपने साथ ले जाएं। विवेक ने खुशी से इजाजत दे दी। मैं घर पहुंची तो औरतों की भीड़ लग गई। कोई कपड़े देखती तो कोई जेवर। सब तारीफ करती रही। माँ खुश होती रही। शाम को विवेक को लेने आना था। माँ ने रात के खाने का अच्छा इंतजाम किया। करण ने सामान लाने का जिम्मा खुद ही उठा लिया। वो 3-4 आइटम खुद ही बाजार से ले आया था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, नजरें झुकाकर देखता रहा। जब विवेक आया तो मोहल्ले के बच्चे उसकी गाड़ी घेर कर शोर मचाने लगे। उनके लिए ये बड़ी चीज थी। ये देखकर विवेक को गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोला अब कभी भी इस चिड़िया खाने में नहीं आऊंगा। बड़े बेहुदा बच्चे हैं इस मोहल्ले के। उसी वक्त करण भी आ गया। उसने करण से हाथ मिलाने के बजाय उसका हाथ झटक दिया। विवेक ने पापा से पूछा ये साहब कौन है? पापा ने कहा बेटा ही समझो, बचपन से घर आता जाता है। अच्छा तुम वही हो जो काव्या की शादी में रिद्धिमा को छोड़ने आए थे? उस दिन किसकी गाड़ी चुरा कर लाए थे? देखिए हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोरी नहीं करते। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चोर वो होते हैं जो गरीबों की दौलत समेटकर अमीर बनते हैं। वो तनकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता जहाँ बाहर के लोग मेरी बेइज्जती करें। चलो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही ये सब सोचकर आया था।
सब रोकते रह गए। विवेक मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर लेकर आ गया। घर पहुंचकर मैंने कहा कि ये आपको क्या हो गया था, आपने सबकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती होती है इज्जत वालों की। खैर, आज के बाद तुम घर वालों से और करण से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, ना तुम वहाँ जाओगी ना वहाँ से यहाँ कोई आएगा। ये छोटी बात नहीं थी। मैं विवेक से खूब लड़ी। बड़ी मुश्किल से वो इस बात पर राजी हुआ था कि कभी कभी वो खुद मुझे माँ से मिलाकर ले आएगा, लेकिन अकेले नहीं जाने देगा। विवेक मुझे प्यार दे रहा था, इतनी नाज उठा रहा था कि मैंने उसकी ये शर्त भी मंजूर कर ली। 3 महीने बड़े आराम से गुजरे। वो मुझे एक बार माँ से मिलाकर ले आया, फिर एक दिन बोला हमें ये कोठी छोड़कर फ्लैट में जाना है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि ये कोठी किराए की थी। मुझे इतना अच्छा घर छोड़ने का दुख तो हुआ, पर फ्लैट भी बहुत शानदार था, वो भी किराए का था। फ्लैट में आकर विवेक मुझे ज्यादा मुतमईन दिख रहा था। वो सारा दिन वहाँ रहता था। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, आप तो कहते थे कि आप कोई काम नहीं करते, फिर सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? तब वो गुस्से से बोला, ये सब बातें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, रोक नहीं रही। मैं तुम पर बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, उसे वसूल करने के जुगाड़ में लगा हूँ। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप रही। ज्यादा पूछो तो चिढ़ जाता था। एक दिन उसने मुझे तैयार होने को कहा और एक शानदार पार्टी में लेकर गया। शादी के बाद वो मुझे पहली बार कहीं लेकर निकला था। इस पार्टी में सब लोग बड़ी बेशर्मी और बेहूदगी से शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने विवेक से कहा, यहाँ से चलिए, मेरा दिल घबरा रहा है, थोड़ी देर में सब ठीक लगेगा। मेरे साथ रहना है तो ऐसी पार्टियों की आदत डाल लो। मैं डरकर चुप हो गई। मैं करण को मनमाना सुना सकती थी, विवेक को नहीं। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, पर उस रात विवेक ने मुझे जिद करके शराब पिला दी। मेरी हालत खराब हो गई। जब मुझे होश आया तो एक अजनबी मेरे साथ था। घर खाली पड़ा था। मैं घबराकर उठी और उससे पूछा कि विवेक कहाँ है? अभी आता ही होगा, पहले तुम फ्रेश हो लो, अजनबी ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैं अपनी तकदीर पर आंसू बहाने लगी। विवेक की असलियत अब सामने आ गई थी। विवेक आया तो मैं दौड़कर उससे लिपट गई। आओ चलो घर चलें। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरे पास आकर बोला, रोती क्यों हो? इसे हमारी क्लास में बुरा नहीं समझते? अरे, इससे ताल्लुकात बनते हैं और काम निकाले जाते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं देखती हूँ तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। उसने मुझे चंद तस्वीरें दिखाई। अगर तुमने कदम बाहर निकाला तो सब तस्वीरें अखबारों में आ जाएंगी, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और तुम्हारे माँ बाप बेमौत मर जाएंगे। बहन घर पर ही बैठी रह जाएगी। बस करो विवेक, रहम करो मुझ पर। ठीक है, मैं जो कहता हूँ चुपचाप करती रहो। बदनामी के डर ने मुझे खामोश कर दिया। इसका कारोबार अब मेरी समझ में आ गया। वो गरीब लड़कियों से शादी करता था और उनसे दौलत कमाता था। वो अकेला नहीं था, पूरा एक गिरोह था। विवेक उसका एक मेंबर था। ये सब मुझे उस वक्त पता चला जब वो मुझे इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट पर लेकर गया। वहाँ मेरी जैसे 4 लड़कियां और थीं। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका ये धंधा बड़े पैमाने पर चलता है। कितना ही बड़े व नामवर लोग उसके यहाँ आते थे। लड़कियां उनके पास जाती थीं। इन बड़े व सरकारी लोगों की उस पर मेहरबानी थी, जिनकी वजह से उसका कुछ नहीं होता था। लड़कियां इस गोरख धंधे में मकड़ी के जाले में मक्खी की तरह फंसी हुई थीं। बहुत ही सावधानी से सारा इंतजाम किया जाता था। इस काम के लिए पुलिस वालों की रकम तय थी। मैंने ऐसे लोगों को वहाँ देखा कि नाम ले लेती तो जिंदा भी नहीं बचती। कितने असरदार लोगों के पास से भाग निकलना मेरे पूरे घर को मौत की दावत देना था। मैंने जिंदगी को नसीब समझकर कबूल कर लिया। कभी कभी घर चली जाती। मेरे गरीब माँ बाप मेरे कपड़े व गाड़ी देखकर बहुत खुश होते। दिल चाहता पैसों से उनकी मदद करूं, मगर ये कमाई देने का दिल नहीं मानता था। करण को देखकर अफसोस होता। वो उदास अकेला उसी तरह मेरे माँ बाप की मदद करता रहा। काश मैंने करण से शादी कर ली होती तो आज कितनी सुखी होती। वो सच कहता था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तो अपने आप से शर्म आने लगी थी। मुझे माँ बाप को न आने की वजह बताने में मुश्किल होने लगी थी। कभी कभी लगता कि सच कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मैंने घर में बता दिया कि मैं दुबई जा रही हूँ। इस तरह अपने घर वालों की नजरों में मैं हमेशा के लिए दुबई चली गई। कुछ दिनों से विवेक बहुत परेशान नजर आ रहा था। कई बार फोन पर उसे धमकियां मिलती थीं। गिरोह के लोगों का आना जाना और मीटिंग बहुत बढ़ गई थी। बड़े लोगों से अकेले में खूब बहस होती। इन बातों से मुझे मालूम हो गया कि मामला बहुत गंभीर है। आखिर एक दिन सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि दूसरे शहर से एक असरदार आदमी ने उस इलाके में आकर यही धंधा शुरू कर दिया था, जिन्हें विवेक पैसे भरता था। अब पैसे खाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस आदमी का दबदबा और दहशत बहुत ज्यादा था। उसका गिरोह भी शातिर था। मैं 4 सालों से विवेक के साथ थी। इतना तो जानती थी कि गैंगवॉर के नतीजे क्या हो सकते हैं। एक दिन विरोधी गुट ने हमारे फ्लैट पर हमला कर दिया। यहाँ भी सब तैयार बैठे थे। दोनों तरफ से खूब गोलियां चली। शुक्र है कोई मरा नहीं, केवल कुछ लोग घायल हुए। ये तो केवल एक ट्रेलर था।
असल जंग तो बाद में शुरू होगी, विवेक के एक साथी ने कहा। तब विवेक ने चिंता से कहा, फैसला हमारे हक में नहीं होगा क्योंकि पुलिस और बड़े लोग अब हमारे साथ नहीं हैं। तो क्या हम मैदान छोड़ देंगे बॉस? अक्लमंदी इसी में है, कोई दूसरा मजबूत सहारा मिलने के बाद फिर नए जोशी से खड़े होंगे। विवेक का इरादा वो जगह छोड़ देने का था, पर उसी रात को पुलिस का छापा पड़ गया। विवेक और उसके साथी मारे गए। हम 4 लड़कियां पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। अखबार व मीडिया को एक रंगीन कहानी मिल गई। हमारी तस्वीरें अखबार व टीवी का मसाला बन गईं। हमें थाने ले जाया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। मैं रो रोकर बेहाल थी। ये खबर मेरे घर तक पहुंच गई। उनका क्या हाल होगा? मैं यहाँ से निकलकर कैसे मुंह दिखाऊंगी? हम जैसी लड़कियों से मिलने कौन आता है? लेकिन मुझे हैरत हुई, करण मुझसे मिलने आया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नहीं, ऐसा ना कहो, ये तो एक हादसा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। तुम परेशान ना हो। सब घर वाले क्या कहते हैं मेरे बारे में? कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं यहाँ से निकलकर घर नहीं आ सकती। पागल मत बनो, जब मैं हूँ तो फिक्र ना करो। अच्छा वकील करके मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। असल में वकील करने की नौबत ही नहीं आई। 1 महीने के बाद हमें बिना कोई मुकदमा चलाए छोड़ दिया गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे धिक्कारा नहीं बल्कि मुझे कबूल कर लिया। नहीं तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। उसके बाद मेरे घर में करण से मेरी शादी का जिक्र छिड़ गया। मेरे माँ बाप की मजबूरी, मेरी हालत और अपनी मोहब्बत की खातिर करण मुझे सहारा देने को तैयार हो गया। लेकिन अब मैं अपने को उस महान आदमी के लायक नहीं समझती थी। कहाँ वो सीधा साधा इंसान और कहाँ मैं गुनाहों के कीचड़ में लथड़ी हुई। मैंने इनकार कर दिया। उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, करण तुम मुझे अपने ही नज़रों में मत गिराओ। मैं कीचड़ में पड़ा मुरझाया नोचा खसोटा एक फूल हूँ। मुझे हाथ लगाओगे तो तुम खुद गंदे हो जाओगे। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं। तुम शायद मेरे नसीब में नहीं थे, तभी तो मैंने हीरा ठुकराकर पत्थर चुना। अब मैं ठुकरा जाने लायक हूँ। नहीं रिद्धिमा नहीं, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। बस तुम राज़ी हो जाओ। 1 महीने के बाद करण के साथ मेरी कोर्ट मैरिज हो गई। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन अतीत परछाई बनकर साथ चलती है। विश्वास है कि इन सब से एक ना एक दिन मैं ज़रूर उभर जाऊँगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।